हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज मैं आपको अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए नया सेशन है ये, और ये पहली क्लास है अकाउंट्स की। अभी मैं जो बुक सेलेक्ट करा है वो है शिवलाल की बुक। शिवलाल की बुक एमपी में काफी पॉपुलर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बुक से पढ़ते हैं। तो इसी बुक से मैं अभी अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भी इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि चीजें मैं हिंदी में ही समझाऊंगा। क्वेश्चंस वगैरह जो अकाउंट्स में सॉल्व करते हैं वो सब तो हम इंग्लिश में ही करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर शिवलाल की बुक से। अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं एमपी में, जैसे राठी हो गई, बी के कुमावत हो गई, उन बुकों के लिए भी मैं अलग से बैचेस पढ़ाता हूं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी कॉमर्स मेंटोर ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, क्लास 12th में ये पहली क्लास है आप लोगों की। 11th पास करके आप अभी आ रहे होंगे और हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है हमें। किसका बनाना है? ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं आपने अभी तक सुना ही नहीं है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर सुना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में आपने पढ़ा था। दो चैप्टर कौन कौन से? फाइनेंशियल एडजस्टमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। तो आपने वहां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था वो किसका था? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, तो उनका पढ़ा था आपने। अब हमें किसका पढ़ना है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या है, पहले ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर मूव कर जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बुक का एक बार सिलेबस देख लें, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये, आई होप। मैंने फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दिया है। अगर आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है तो आपको ये पीडीएफ फाइल भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे ऐप से मिल जाएगी, जो कॉमर्स मेंटोर ऐप है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ये बुक खरीद लें, बहुत अच्छी बुक है और इसी से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या है, पहली बुक की लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर मैं जनरली बताऊंगा आपको। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, ये तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। अच्छा, कॉन्सेप्ट वगैरह सिलेबस है ये। डेफिनेशन कहाँ है? हियर। मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। There are many organizations whose object is not to earn profit but to render services to the society. The objective of providing services to the society may be religious, educational activities to achieve social objects. Various types of activities are organized by these organizations for the benefit of their members. इतना पढ़ लिया। अब समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मतलब सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलेंगे? एनजीओ। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एनजीओ। इनका एक और बहुत पॉपुलर नाम है एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम इस चैप्टर को अब एनपीओ चैप्टर के नाम से बुलाएंगे आने वाले टाइम में। क्लियर हो गया? तो एनपीओ चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है भाई? पहले तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्य उद्देश्य सोशल वर्क, समाज सेवा करना होता है, वो क्या होते हैं? एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये कैसे से कर सकते हैं? रिलीजियस, एजुकेशनल एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। जैसे लाइब्रेरी कहीं पर खुल जाती है, ठीक है, कोई क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इस तरीके की चीजें हैं, आप इनको एक बार पढ़िएगा। नाउ अब इसी में एक चीज और पढ़ना है, प्रोफेशनल्स किसे कहते हैं।
भाई ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, तो प्रोफेशनल्स भी इसी अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं एक्चुअल में, कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम को। तो प्रोफेशनल्स आप मानेंगे किसको? तो प्रोफेशनल्स मतलब होता है पर्सन who render knowledge based valuable services to the society, जो अपने नॉलेज के दम पर, बेस पर सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे टीचिंग भी एक प्रोफेशन माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, एडवाइजर्स ऑफ टैक्सेस हो गए, ठीक है। जैसे मैं इसमें 3 तरीके की सर्विसेज आप मतलब सोसाइटी को प्रोवाइड कराता हूँ। मैं सबसे पहले टीचिंग करता हूँ, जैसे तो वो भी नॉलेज बेस्ड सर्विस होगी। आई एम अ टैक्स एडवाइजर ऑल्सो, ये भी नॉलेज बेस्ड सर्विस होगी। एंड अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ नहीं, आई एम अबाउट टू बी, मेरा सीए फाइनल लास्ट पेपर, एक पेपर बचा है, तो ऑलमोस्ट आई एम नियर। तो मैं सीए का भी काम करता हूँ, तो मैं 3 इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसे ही और भी सर्विसेज होती हैं, वो लोग सोसाइटी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जैसे ही है, ओके। चलिए, अब भाई ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हो पढ़ लिया हमने, लेकिन इनके पैसे कहाँ से आते हैं? ओके, इनके जब पैसे ही नहीं आएंगे तो ये खर्चा कहाँ से करेंगे? तो अब हमको क्या पढ़ना है? सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इनके मेन सोर्सेस क्या क्या हैं? तो भाई सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकी आमदनी कहाँ से होती है, क्या है प्रमुख सोर्स इनका? तो आमदनी का पहला सोर्स है एंट्रेंस फीस। अब आप कहेंगे सर ये एंट्रेंस फीस क्या है, जरा एक्सप्लेन करिए, अच्छे से समझाइए। ओके, बताता हूं मैं। मान लीजिए कि आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया आपने, ठीक है। सॉरी। अब वो जो ट्रस्ट बनाया आपने, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने स्पोर्ट्स के लिए आपको काम करना है। आपने सोचा चलो एक स्पोर्ट्स ट्रस्ट बनाते हैं। आपने एक ट्रस्ट बनाया और बच्चों को खेलने के लिए वो मदद करता है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो किसको मदद करता है? बच्चों को खेलने के लिए मदद करता है। मान लीजिए आपने उनको एक ग्राउंड, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रोवाइड करवा दिया और भी बहुत सारी चीजें। अब लेकिन पूरा फ्री में नहीं होता है ये, है ना। आपने बहुत कम फीस रखा। मान लीजिए किसी बच्चे को क्रिकेट की प्रैक्टिस करने मुंबई दिल्ली जाना है, तो महीने के 20,000 रुपए लगते हैं। तो आपने क्या किया, 200 रुपए महीने रख दिया फीस, ओके। और आपने नियम बना दिया कि भाई जिसको भी इस का बेनिफिट लेना है वो 200 रुपए महीने जमा करके बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारे लोग उसके मेंबर्स बनेंगे। अब वो मेंबर्स जब बनेंगे तो वो पैसा देंगे, वहां पर एंट्री फीस देंगे, तो वही एंट्री फीस हमें मिलती है और ये हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम होती है, ठीक है। इसके अलावा मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स रेगुलर बेसिस पर पैसा पेमेंट करते जाते हैं एंट्री पाने के लिए, वहां पर वो एंट्रेंस फीस कहलाता है। फिर ऐसे ही एक होता है सब्सक्रिप्शन, ओके। अब सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा। चंदा वर्ड तो बहुत सुना होगा आपने, चंदा किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। एक मूवी में देखा था मैंने, उसका नाम चंदा था। लेकिन यहाँ पर कौन सा चंदा? अरे जब दिवाली के टाइम पर, होली के टाइम पर और अभी नवरात्रि के टाइम पर लोग चंदा मांगने आते हैं ना, गणेश जी के टाइम पर, वो भी एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, ओके। तो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये वर्ड सब्सक्राइबर से बन के आया है। तो सब्सक्राइबर कौन? जैसे मान लीजिए कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, तो वो लोग जो उनके रेगुलर सब्सक्राइबर होते हैं उनसे कुछ पैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन। ये भी मेन सोर्सेस है। फिर डोनेशन मतलब दान, जैसे अभी राम मंदिर के लिए लोगों ने हजारों करोड़ रुपए डोनेट करे हैं। सब्सिडी क्या होता है? तो कुछ गवर्नमेंट एड्स मिलते हैं। एड मतलब बेनिफिट। सरकार क्या करती है कि आपको आपको मतलब जो एनपीओज होते हैं उनको कुछ पैसों में राहत दे देते हैं। वो किसी जैसे टैक्स मत जमा करना, चलो ये भी एक बेनिफिट हो गया ना। तो बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है उनको, एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर मेंबरशिप फीस, जो भी मेंबर्स बनते हैं उस क्लब के या इंस्टीट्यूट के, उनको मेंबरशिप फीस जमा करनी होती है। ऐसे ही लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, मतलब जो एक होता है कि आप हमेशा के लिए मेंबर्स बन जाओ, जैसे आई एम अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, ओके।
तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का मेंबर हूं, तो मुझे मेंबरशिप फीस देनी पड़ती, एज वेल एज अ लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ऑल्सो आई नीड टू प्रोवाइड। ओके। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उस इंस्टीट्यूशन के पास पैसे होते हैं, उनको वो लोग बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं, उससे उनको कुछ इन्वेस्टमेंट मिलता है। ओके, ब्याज मिलेगा, या कोई शेयर वगैरह भी खरीद लिया, ठीक है, तो उससे उनको जो पैसा मिलता है वो क्या हो जाए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और कोई भी अदर इनकम हो सकती है, कैसे भी तरीके से, कोई किसी एनजीओ से पैसे मिल गए, किसी फॉरेन कंट्री से कोई पैसे मिल गए। ओके, दीज आर द थिंग्स। अब आते हैं, सोर्सेस तो हो गए, अब हमें देखना है इनके एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक्सपेंसेस, नॉर्मली जो एम्प्लॉइज रखेंगे काम करने के लिए उनको सैलरी पे करना पड़ेगा। फिर वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, उनको वेजेस देना होता है। फिर रेंट, ऑफिस का कोई रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा। फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो मंगवाते होंगे उसका पेमेंट है। एक्सपेंसेस ऑन गेम्स, कोई मान लीजिए गेम वगैरह खिलवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये रेगुलर नेचर के खर्चे हैं, ठीक है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का खर्चा होता ही है। पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, रिपेयर चार्जेस, एनी अदर एक्सपेंसेस। सुनिए, अकाउंट्स में इतने ही एक्सपेंसेस सभी के ऑफिस में होते हैं, जनरली माना गया है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो उनको हम डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे। और भी हो सकते हैं, यहाँ लिखा है ना एनी अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंसेस इन दोनों क्या क्या होते हैं। अब एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भाई अकाउंटिंग तो उनको भी करना है ना, हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लोग मेंटेन करते हैं वो हमको देखना है। सबसे पहले वो लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, जो भी पैसा, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अब सुनिए, टेक्निकल वर्ड आ गया। क्लास 11th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया था क्योंकि किसी ने समझाया नहीं होगा, आपने इग्नोर कर दिया उसको, ठीक है। तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का मतलब अभी मैं आगे डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा, ये पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में। देखिए, रेवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर नेचर की जो आमदनी होती है वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, रेवेन्यू नेचर की। और ऐसी आमदनी, यहाँ क्योंकि इनकम की बात हो रही है या एक्सपेंसेस की, जिससे फ्यूचर में कोई एसेट्स या फिर लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए, वो कैपिटल नेचर का कहलाएगा। अरे, हमने मान लीजिए कि हमने एक बिल्डिंग बना दिया, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उससे एक एसेट क्रिएट हुई ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा, वो कौन सा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस। और हमने एक सैलरी पे करा है, रेगुलर नेचर का खर्चा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको पहला अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, कैश बुक, जिसमें ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, पूरा पैसा जो भी आए, जहां से भी आए, रिकॉर्ड करेंगे। फिर दूसरा होता है जनरल। ओके, जनरल एंट्रीज आप लोगों ने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा था जनरल एंट्री से। तो जनरल एंट्रीज क्या होती है, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और रिकॉर्डेड इन जनरल। ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं होते कैश बुक में, वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, जनरल में। आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, भाई 11th में आपने पढ़ा होगा ना, सब्सिडरी बुक्स में जनरल प्रॉपर सब पढ़ा होगा, ठीक है। आई होप नहीं पढ़ा होगा तो ये वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप मेरे ऐप पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप बताइएगा। Those transactions which are not recorded in cash book are recorded in general। भाई जो उधार वाले ट्रांजेक्शन हैं, जो बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, वो जनरल में थोड़ी ना रिकॉर्ड होंगे। जनरल में तो सिर्फ कैश रिसिप्ट आना है, तो इस वो सॉरी, कैश बुक में सिर्फ कैश रिसिप्ट आना है, तो इसलिए बाकी चीजें कहाँ आएंगी, जनरल में आएंगी। उसके बाद लेजर अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, सबकी समरी ऑफ हमें बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए लेजर के बैलेंसेस की जरूरत होती है, ट्रायल बैलेंस के लिए भी जरूरत होती है। इसके अलावा मेमोरेंडम बुक है, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरेंडम बुक मतलब भाई किसी से कुछ उधार लिया हो, उधार दिया हो, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ आएगा, मेमोरेंडम में। मेंबर्स रजिस्टर, हमारे पास कितने मेंबर हैं, किस कैटेगरी के मेंबर हैं वो, ठीक है।
अलग अलग कैटेगरी के भी मेंबर हो सकते हैं, गोल्ड मेंबर, प्राइम मेंबर, ये वो। फिर स्टॉक रजिस्टर, कंज्यूमेबल गुड्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। एसेट रजिस्टर, सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर, अदर रजिस्टर्स एंड बुक्स। अब अदर में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का वो नेचर है उसका, बिजनेस का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी बिजनेस वर्ड यहाँ यूज नहीं करना है। तो सुनिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये जो ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो इनको अच्छे से लर्न करके रखिएगा। ओके, और बाकी थ्योरी भी आएंगी, मैं बताऊंगा क्या क्या आना है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। बस लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, उसके बाद न्यूमेरिकल पर मूव कर जाएंगे। ओके, तो ये है अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। भाई ये जो एनजीओज होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, ये हमको सीखना है और यही पढ़ना है। हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का, याद है? तो भाई अकाउंट्स जब पढ़ रहे हैं तो मेन उस पर आते हैं। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हमें सीखना है, हम सीखेंगे अभी। फिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें सीखना है, ये भी सीखेंगे। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपने क्लास 11th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वो वही चीज का एक्सटेंशन पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें इन्हीं चीजों को डिस्कस करना सीखना है। ये जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमें यही पढ़ना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ना है। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट देखना पड़ेगा एक बार, इनका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। आप लोग क्लास 11th पास आउट होके आए हैं अभी, कॉपी तो आपने घर पे ही लिखा होगा 11th अकाउंट्स की। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ने में अच्छे बच्चे नहीं है, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अभी सिचुएशन ऐसे है, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़े, फॉर्मेट बनाते हैं। सॉरी। तो देखिए, जरा आप फॉर्मेट बनाते हैं, क्लास 11th में आपने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह बनाया जाता है, जैसे आपने 11th क्लास में सब्सिडरीज बुक वाले चैप्टर में कैश बुक पढ़ा होगा। ओके, इसमें भी दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए अगर आपको सीखना है, अगर आपको लगता है कि अरे आपसे भी बनना चाहिए तो आइए जरा। अभी कॉलम्स वगैरह अच्छे से नहीं खींच रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी कॉपी में स्केल से खींचिएगा। ओके, तो यहाँ ये डेबिट साइड होता है, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्ति भुगतान खाता। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बता दूं मैं कि भाई अकाउंट्स में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं वो इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं। तो आप बिल्कुल डरिए मत, आपके पास अगर हिंदी मीडियम की किताब है तो आप इन वीडियोस लेक्चर्स को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा क्योंकि नया बैच है, मुझे सारी चीजें आपको समझाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिसिप्ट। ओके, wait for few minutes, there is some technical issue I think। तो 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो टेक्निकल इशू सॉल्व हो चुका है, आगे पढ़े। हाँ जी, तो रिसिप्ट के बाद क्या आता है? यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट और यहाँ पर अगेन आ जाएगा अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी बताइए जरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिसिप्ट में कौन कौन से रिसिप्ट हमने पढ़ा था? सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो यहाँ डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। ओके, इट मे बी कैश और बैंक। तो अगर दिए हो तो लिख लेंगे, नहीं दिया है तो फिर नया होगा।
नया एनपीओ होगा वो, ठीक है। चलिए, कौन कौन से रिसिप्ट्स हैं बताइए जरा। सबसे पहले क्या पढ़ा था? टू सब्सक्रिप्शन, जहां जहां से पैसे मिल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से मिल सकता है, और कहां से? मेंबरशिप फीस से मिल सकता है, आप लोगों को बोलना भी है, ठीक है। और कहां से मिल सकता है? टू लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। और कहां से मिल सकता है? सब्सक्रिप्शन डोनेशन हो गया। और क्या? अरे भाई मैं अब लिख देता हूं ऑल द रिसिप्ट्स, वेदर इट इज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, सभी प्राप्तियों को यहां पर लिख देंगे। अब आप इतने समझदार तो होंगे ही, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पेमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस पढ़े हैं अभी हमने? अरे ऊपर लिस्ट पढ़ाई थी ना, कौन कौन से खर्चे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम सैलरी देंगे। उसके बाद ऑब्लिक में लिख देता हूं मैं, वेजेस अगर दे रहे हो तो। और क्या दे सकते हैं? बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया। और क्या हो सकता है? बाय रेंट। आप कहेंगे सर टेलीफोन का भी दे दो आप तो बिल, तो बाय टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी तो लिख ही चुके हैं। बाय अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर में सब आ गए। नाउ लिसन केयरफुली। तो इसको हम कहते हैं अकाउंट्स में पोस्ट करना। चीजों को हमने यहां लिख दिया है। अब मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th की ये पहली क्लास पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना है। ओके, हाउ टू बैलेंस अकाउंट। 11th क्लास में मान लीजिए आपने सीखा है, बट मैं कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th में ही डायरेक्ट कॉमर्स पढ़ते हैं। कई बार वो 11th में हो सकता है मैथ्स में रहे हो, कहीं और रहे हो। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको नहीं आता है और मैं हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई अकाउंट्स में बैलेंसिंग करने का, जैसे ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, एक डायलॉग है आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड। एक कहावत है, मैंने सीए पढ़ाई के दौरान ही सुना है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी मैं वही काम करता हूँ। ऑलवेज हायर साइड बैलेंस मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वही बैलेंस कहलाता है। क्लियर हो गया ना? फिर से, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वही बैलेंस कहलाता है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर कैश बुक जैसे बनाते थे सेम वैसा ही होना है। डेबिट साइड में ऑल द रिसिप्ट लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ का टोटल आ गया 20,000 रुपए। ध्यान से सुनिए, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ओके। फिर यहाँ पर सबका पेमेंट का टोटल लिखा ना 8,000 रुपए। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। अब बैलेंस निकालेंगे तो डेबिट का जो टोटल ज्यादा 20,000 आया वही टोटल हम दूसरी तरफ भी लिख देंगे। फिर इसमें से ये क्रेडिट वाली अमाउंट 8,000 घटा देंगे इसको। तो घटाने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचेगा 12,000 रुपए, वो हमारे लिए बैलेंस कहलाएगा। और इस बैलेंस को हम जैसे अभी रिसिप्ट पेमेंट में किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान से सुनिए, एमपी बोर्ड में भले आप पढ़ रहे हैं लेकिन नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का, ओके। मैं सीबीएसई भी पढ़ाता हूँ, मैं सीए फाउंडेशन की क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। तो मैं लेवल हायर रख के ही चलूंगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनमें से फ्यूचर में कोई स्टूडेंट सीए करेगा, कोई सीएस करेगा। तो भाई बाद में ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। दूसरी खास बात, कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं मैं कि जो लोग अभी इस यूट्यूब चैनल या मेरा जो ऐप है कॉमर्स मेंटोर उससे पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली मैं एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पिछले 3-4 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और बाकी के ऑफलाइन क्लासेस मेरी भोपाल में चलती हैं। अभी फिलहाल बंद है कोरोना की वजह से, ओके। तो आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट क्लास 12th के तीनों ही किताबों के वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे ऐप पर। आप तो किताब खरीदिए मार्केट से, जो भी किताब हो, शिवलाल राठी, कुमावत, सारी बुकें अच्छी हैं, उनके सभी के वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगे। किताब आपके पास है, वीडियो लेक्चर्स आपके पास होगा, पढ़िए अच्छे से। और बहुत नॉमिनल सा चार्जेस भी रख रहा हूं मैं इनके, क्योंकि आप कोचिंग जब पढ़ने जाते हैं तो पैसे तो देते ही होंगे ना। आप कितना पैसा देते हैं? 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे ही पेमेंट करते होंगे ना आप।
इसके आधे रेट पर ही आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनको आप देखिए। कोई भी डाउट होगा मैं आपको समझाऊंगा ही। ओके, लाइव रहेगा तो कॉमर्स एंड मेंटोर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ऐप आपके लिए फायदे में रहेगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, टेक्नोलॉजी का यूज करिए और पढ़ाई करिए। ओके, चलिए तो बैलेंसिंग करना, हाँ मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, आइए जब मैं सीए के एग्जाम में गया, पूछा गया भाई ये ऐसी सिचुएशन दे दिया, डेबिट 20,000 क्रेडिट में 8,000, कौन सा बैलेंस कहलाएगा ये, डेबिट की क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, बोलिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, तो द आंसर इज डेबिट बैलेंस। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वही बैलेंस होगा ना, अंडरस्टैंड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, इसे डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ध्यान से सुनिए। नाउ मान लीजिए कि आप घर पर अकेले हैं और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, एक सिचुएशन अगर आ गई तो क्या करेंगे भाई। आप घर पे बैठे हैं, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, आप बड़े खुश हैं कि चलो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं और यहाँ पर, और ये रिसिप्ट है का आपने कॉलम बनाया, ये पेमेंट का कॉलम बनाया, बाद में टोटल करा, और ध्यान से सुनिए आपका धोखे से ना रिसिप्ट साइड का टोटल कम आ गया, पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा आ गया, इसका आ गया 20,000, इसका आ गया 8,000, और आपने बैलेंस निकाला तो बैलेंस यहाँ पर बचेगा 12,000 रुपए, और आपने कहा सर मेरा तो बैलेंस क्रेडिट का आ रहा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 12,000 रुपए का। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तुरंत अपना फोन उठाइए, 108 नंबर होता है मेडिकल इमरजेंसी का, उनको फोन करिए, उनको बोलिए सर मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं रिसिप्ट पेमेंट बना रहा था और मेरा तो क्रेडिट का बैलेंस आ गया, मुझे ले चलो पागल खाने। ठीक है, क्या बोलना है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिसिप्ट पेमेंट में क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ जाए। क्यों नहीं हो सकता है, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। आपके जेब में अगर मैं 100 रुपए आपकी जेब में डाल दूं तो क्या आप उससे 110 निकालोगे, पहले तो कुछ नहीं है उसमें, खाली जेब थी। 100 रुपए इंटर्ड करेंगे तो 100 रुपए ही निकलेगा ना, या उससे कम निकलेगा। गॉट इट। 10-10 के 10 नोट डाल दिए मैंने, अब क्या 110 रुपए निकलेगा उससे, क्या नहीं निकलेगा। सेम अकाउंट्स में भी ऐसे ही है। गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बार फिर से वापस देखते हैं, ये फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और इसमें डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट लिखते हैं, अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया है। अब आप कहेंगे सर क्या पहली क्लास में ही इतना पढ़ा देंगे, आपकी कुछ अगली क्लास में भी हम पढ़ें। ओके, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आप एक बार अभी जो आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है इसको पढ़िए, दिस इज द फर्स्ट क्लास, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, अगर आप अभी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे ऐप पर देख रहे हैं तो मेरे ऐप को भी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिएगा। MP बोर्ड के लिए अभी नया सेशन है, और ये 2021-22 सेशन का पहला अभी आज ये पहला बैच है, पहला वीडियो भी है। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी ये जो कोविड टाइम चल रहा है, आप लोग घर पर रहें और ऑनलाइन पढ़ाई करें, ऑफलाइन स्टडी ना करें। और अभी ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 2021 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोगों को 11th पास आउट हो गए हैं आप। ठीक है, तो अब क्या करना है, कैसे पढ़ाई करेंगे आप, घर पे बैठिए और कॉमर्स मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गॉट इट। अगर आपके पास अभी स्टार्टिंग में बुक नहीं है ना, तो ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि सर हमारे पास तो बुक नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं PDF फाइल दे रहा हूँ ना, आप उनसे पढ़िए। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जहां पर मैं आपको कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।